हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स का एक नया टॉपिक श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। श्रोडिंगर इक्वेशन के इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कैसी होती है और टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कैसे होती है, पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं और इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लगभग 30 to 40 मिनट्स की होगी, जिसके अंदर मैं कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करूंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन की। तो भाई श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में आप और मैं दोनों जानते हैं कि अगर हमारे पास एक गिवन वेव फंक्शन हो तो श्रोडिंगर इक्वेशन की मदद से मैं सॉल्यूशंस फाइंड कर सकता हूं उस वेव फंक्शन के। ठीक है, तो देखो, जैसा कि आप और मैं दोनों जानते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जाता है एच साई इक्वल टू ई साई। उस श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, इसके अंदर जनरल फॉर्मेशन ये भी होता है और एक जनरल फॉर्म और होती है जिसको मैं इसकी मदद से क्या करूंगा, डिराइव करूंगा। याद रखिएगा श्रोडिंगर इक्वेशन को शुरुआत में ऐसे लिखते हैं एस साई इक्वल टू ई साई, और कभी कभी आपको ये ऐसा भी लिखते हैं आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी साई। ये बहुत मोस्ट फेमस फॉर्म है श्रोडिंगर इक्वेशन की, मोस्ट फेमस फॉर्म, जिसमें ये जो फंक्शन हमारा होता है ये हमारी टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आयोटा हमारी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, एच कट हमारा प्लैंक कांस्टेंट, और जो हमारा साई है वो हमारा वेव फंक्शन, और ये हमारा टाइम के साथ में क्या हो रहा है, चेंज। ये सब कुछ एक इक्वेशन हमें बता देती है, सब कुछ बता देती है कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे बहुत ज्यादा काम आएगी क्योंकि इसी से हम टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसी जनरल फॉर्म की, एस साई एच कैप साई इक्वल टू ई साई, ई कैप साई। ठीक है, मैं इसको डिफाइन करूंगा। चलिए इसको देखिए। तो इस चीज को आपको याद रखना होगा कि एच एक्चुअल में हमारा क्या है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमारा फंक्शन होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहां रखेंगे तो ये बनेगा पी स्क्वायर 2m, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, प्लस सॉरी ये साई प्लस वी आर साई ई साई। आप हम लोग दोनों जानते हैं कि ऑपरेटर को ऐसे लिखते हैं माइनस का एच कट डेल बाय डेल टी। मोमेंटम ऑपरेटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपने मेरे मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वाली वैल्यू नहीं देखी जिसके अंदर मैंने बताया कि किस ऑपरेटर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वीडियो का लिंक आई बटन पे दूंगा, वो जरूर जाके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। तो मोमेंटम एक्चुअली मेरा किससे लिखा जाता है, आयोटा एच कट बाय डेल टी से। चलो भाई ये बात सही है। इसको अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ करके स्क्वायर में लिखूं, तो स्क्वायर में लिखूंगा तो ये देखिए यहां से ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस होता है कितना, प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस पहले से है तो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं समझ आया। देखो इसको ऐसे लिखता हूं, पी स्क्वायर मेरा ऐसा लिखा जाएगा पी डॉट पी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो कितना आएगा, माइनस का 1, तो माइनस एच कट का स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर। इसको उठा के यहां रखा। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर, मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ इसी फॉर्म में इसको लिखूंगा। तो ये आएगा माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर साई इक्वल टू ई साई। अब मैं अगर इस ई साई को इधर ले लूं, इस ई साई को मैं इधर ले लेता हूं, जरा ढंग से देखिएगा। अगर मैं ई साई को इधर लूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर, पोटेंशियल ये पोजीशन का फंक्शन है, ई साई इक्वल टू 0। इसमें से साई कॉमन ले लूंगा, और अगर इसमें कंप्लीटली मल्टीप्लाई करूं माइनस से, तो ये मेरी श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई किसकी, पॉजिटिव श्रोडिंगर इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी ई माइनस वी आर साई इक्वल टू 0, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा श्रोडिंगर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, एसई लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो कैसे निकला, ये फंक्शन लिया, टोटल एनर्जी का फंक्शन रखा, मोमेंटम की जगह मोमेंटम का ये वाला फंक्शन लिया, और हमारे पास एक तैयार हो गई हमारी जनरल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। लेकिन अब बात कर रहे हैं टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट पे। तो अगर मैं बात करूं जैसे टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट में सिर्फ एक ही फर्क होता है। अच्छा देखिए, यहां पर ये साई में दिया हुआ है आपको फंक्शन, यहां पर कभी कभी जैसे मैं इसको जनरली यहां पर ई ले, सिर्फ वी ले लेते हैं,
यहाँ पर सिर्फ वी ले लेते हैं, काम करते हैं ताकि हमारा समझने में इसको आसान रहे। इसमें से यहाँ पर सिर्फ वी ले लीजिए, पोजीशन का फंक्शन मत लीजिए, इसको सिर्फ वी रख लीजिए, ठीक है। ऐसे भी रखोगे तो भी हो जाएगा, कोई गलत नहीं है ये। अब मैं यहाँ क्या करूंगा कि भाई मेरा जो साई होता है, वेव फंक्शन जो होता है वो तो मेरा डिपेंड करता है टाइम और पोजीशन दोनों पर। और अगर मेरा पोटेंशियल सिर्फ किस पे डिपेंड करे, पोजीशन पर, सिर्फ किस पे डिपेंड करे, पोजीशन पर, तो ये इक्वेशन मेरी कहलाती है टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट मींस दैट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। जहां पर पोटेंशियल टाइम पर डिपेंड ना करे वो हमारा कहलाता है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। याद रखिएगा, हमारा जो वेव फंक्शन होता है वो तो पोजीशन और टाइम का दोनों का फंक्शन होगा। ये इससे हमने अभी देखा, ई साई वाले से, इससे हमने देखा पोजीशन और टाइम को दोनों का फंक्शन होगा, ये बात फिक्स है। लेकिन जो हमारा ये वाला जो फंक्शन होगा, वेव फंक्शन, उसमें जो पोटेंशियल होगा, सॉरी वेव फंक्शन, उसमें जो हमारी पोटेंशियल की जो टर्म होगी वो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करेगी, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी, तो वो कहलाएगा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। बट अगर मेरी पोटेंशियल की टर्म डिपेंड करने लग जाए किस पर, टाइम पर, तो जाहिर सी बात है वो मेरी कहलाएगी, यहां पर स्क्वायर लगा दीजिएगा, वी आर कॉमा टी, साई आर टी। तो ये मेरी कहलाएगी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये कोई ज्यादा बड़ी मैथ्स नहीं है, सिंपल सा सिर्फ समझने का खेल है। तो आई होप सो आपको समझ आ चुका होगा कि ये मैंने कैसे किया। अब यहां पर ये तो हमने डिफाइन कर लिया टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट कैसे होती है। बट अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन को जब सॉल्व करूंगा ना, तो मैं जनरली इस फॉर्म को लूंगा, क्योंकि ये फॉर्म सबसे एक्यूरेट फॉर्म है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कैसे है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया। अब यहाँ पर सबसे पहली जो बात आती है, जब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ जाती है, तो हमारे पास सबसे पहली बात आती है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, मतलब जो वेव फंक्शन के अंदर जो हमारे पास पॉइंट्स दिए होंगे, जो पोजीशन और टाइम दिया होगा, उसको हमें सेपरेट करना होगा। लेकिन सेपरेट क्यों और किस लिए? देखिए याद रखिएगा, जब भी हमारा पोटेंशियल, यानी हमारा पोटेंशियल अगर हमारे पास टाइम पे डिपेंड नहीं होता है, अगर हमारे पास पोटेंशियल किस पे डिपेंड ना हो, टाइम पे, तो जैसे कि h का स्क्वायर 2m, तो इसका मतलब यहां पर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आएगी, जो कि होगा E माइनस वी आर साई इक्वल्स टू 0। ये आर और टी का फंक्शन है, लिख देता हूं आर टी, ये भी आर और टी का फंक्शन है, यहां लिख दीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हुआ। तो इसका मतलब जब भी हमारे पास में एक पोटेंशियल दिया होगा जो कि टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, अगर पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड नहीं है, तो इसका मतलब वहां पर लगेगी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, हम हमारे वेव फंक्शन को सेपरेट कर देते हैं। वेव फंक्शंस को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, यानी वेरिएबल सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं, ताकि हमारा जो वेव फंक्शन है ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो इसको मैं एक फंक्शन मान रहा हूं फाई का और एक फंक्शन मान रहा हूं टी का। फाई मेरा आर यानी पोजीशन पे है और ये टी मेरा किस पे है, टाइम पे, एफ किस पे है, टाइम पे। ये लेकिन ये कब होगा, जब मेरा पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट, पहली चीज, और मेरा पोटेंशियल क्या हो, वन वेरिएबल हो। वन वेरिएबल, तो वन क्या है, पोजीशन, ठीक है भाई। ये दो केसेस के अंदर हम वेरिएबल का ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज करते हैं। अब बात यह है कि मैं इससे यूज क्यों कर रहा हूं। देखिए मैं यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस सेपरेशन मेथड की मदद से मैं वेव फंक्शन को फाइंड आउट कर सकता हूं, और वेव फंक्शन अगर मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगा तो पूरी इक्वेशन ही सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए इस मेथड को हम यूज में ले रहे हैं। तो देखिए कैसे होगा, पूरा देखिएगा जरा इसको, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, हमारा मोस्ट जनरल फॉर्म लेंगे। मोस्ट जनरल फॉर्म जो मैंने बताया था, कौन सा, ये वाला, आइटा एच कट डेल बाय डेल टी। ये मेरा साई, साई की जगह मैं ये रख दूंगा, तो मेरा साई क्या हो गया भाई, आर टी, फाई आर टी, आइटा एच कट डेल बाय डेल टी। यहां पर मैं क्या रख रहा हूं, साई आर टी, यही मेरा फंक्शन है। इसकी जगह अब मैं ये वाली वैल्यूज को उठा के रखूंगा, तो रख दो भाई। लेकिन ये मेरा फंक्शन कितना होता है, चले काम करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को और छोटा बना देते हैं। ये इक्वेशन ना लेके हम डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। कौन सी वाली, ये वाली, डायरेक्ट ये वाली ले लेते हैं।
तो डायरेक्ट ये वाली ले लो, तो डायरेक्ट ये वाली लेंगे तो भी एच कट स्क्वायर, जहां जहां साई दिख रहा है वहां पर ये फंक्शन पुट कर दो, तो डेल स्क्वायर साई फाई आर और एफ टी प्लस वी फाई आर एफ टी इक्वल्स टू, इसको उधर भेज देते हैं, तो ई को मैं लिख सकता हूं आइटा एच का डेल बाय डेल टी फाई आर एफ टी। चलो इसी का, क्योंकि बाद में बनती यही, अगर मैं उससे करता ना तो भी यही बनानी पड़ती लास्ट में, तो इसलिए इसी को ले लिया। ठीक है भाई, चलो भाई इसको ले लिया। मुझे दिख रहा है बहुत कुछ अच्छा सा लग रहा है, लेकिन अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मैं इसको थोड़ा फंक्शंस को थोड़ा सा इसके साथ में क्या करूंगा, छेड़छाड़ करूंगा, इसके फंक्शंस में क्या करूंगा, छेड़छाड़। देखिए मैं इसको कंप्लीटली डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय फाई आर एफ टी से, इसको फाई आर एफ टी से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो कर देते हैं। तो फाई आर एफ टी से मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास यहां बचेगा एन स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, यहां पर देखो फाई आर एफ टी पूरा खत्म हो गया, यहां पर भी पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो मेरे पास एक्चुअल में अब यहां क्या बचेगा, ठीक है। चलो फाई आर एफ टी, अच्छा सॉरी ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता, 2 मिनट रुकिए, ये मेरा ऐसा खत्म नहीं हो सकता, काटने से पहले एक छोटी सी चीज मैं करना भूल गया, यहाँ बहुत छोटी सी चीज थी वो मैं भूल गया, तो मुझे याद रखनी चाहिए थी, वो मैं भूल गया, सॉरी। देखिए यहां पर इनको काटने से पहले इनको अलग करना पड़ेगा ना, मतलब क्योंकि देखो ये डेरिवेटिव में साथ में, एक्चुअल में ये डेरिवेटिव में क्या है, साथ में, तो इसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं इसको अलग करूं तो ये फाई आर तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, तो नहीं सॉरी ये एफ टी तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, तो ये इधर आ जाएगा, डेल स्क्वायर फाई आर मेरा क्या रहेगा, यहां रहेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्लस इसमें तो कुछ नहीं है, इसको तो सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। चलो भाई इसके अंदर देखो ये मेरा यहां पर ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, या अटैच कट फाई आर मेरा बाहर आ जाएगा, और मेरे पास क्या रहेगा, डेल एफ टी अपॉन डेल टी, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि इस पर तो ये जीरो देगा, तो जीरो देगा तो फिर ये पूरा जीरो, इसलिए इसको इधर लाएंगे और इसको इधर अंदर ले आएंगे। यू वी वाला लॉ लगाया है, देख लो। और यहाँ पर भी अगर आप इसको खोलोगे तो ये फंक्शन एक्चुअल में टी पर होता है, आर पर भी होता है, तो हम यहाँ पर एक्चुअल में आर पर ही ले रहे हैं, इसको टी पर ना लेकर किस पे ले रहे हैं, आर पर ले रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे भी करोगे तो भी ये इसी में आएगा, तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं। अब इसको डिवाइड करो फाई आर एफ टी से, ठीक है, एफ टी से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा एन स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर फाई आर अपॉन फाई आर प्लस ये तो मेरा v बचेगा, और ये आएगा आइटा एच कट फाई आर से फाई आर मेरा कैंसल, तो बचा कितना, डेल एफ टी अपॉन डेल टी 1 अपॉन एफ टी, ये मेरे पास बचेगा। अच्छा अगर आप इस चीज को ढंग से देखो तो अब मेरा जो पोटेंशियल है वो किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ना टाइम पे डिपेंड कर रहा, ना पोजीशन पे डिपेंड कर रहा। मजा आया, समझ आया भाई, ठीक है। इसीलिए मैं यहां पर इसको एक चीज कर देता हूं कि यहां पर मेरे पोटेंशियल को एक फंक्शन मान लेता हूं कि मेरा पोटेंशियल सिर्फ पोजीशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, क्योंकि ये देखो, क्योंकि पोटेंशियल कहीं ना कहीं किसी चीज पर तो होगा, ठीक है। मैंने इस वेव फंक्शन को तोड़ा था, लेकिन मैं इन जनरल जानता हूं कि मेरा जो पोटेंशियल होता है वो पोजीशन का ही फंक्शन होता है। याद रखिएगा, वो पोटेंशियल जब भी आप उठाओगे ना तो वो पोजीशन का ही फंक्शन होता है। ये बात तो मतलब भूल ही जाओ कि वो उसको किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, पोजीशन का तो फंक्शन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर्स पोजीशन। ऑब्जर्वर किस पोजीशन से देखता है उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को आर कैप में लास्ट में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी यहाँ आर था, तो अगर मैं इसके साथ एक आर और चलाता तो आप कहते भाई क्या हो रहा है, आप इसके साथ भी आर कैप लिखते हैं तो कोई गलत बात नहीं होती। ये देखो जैसे मैंने यहाँ वी आर लिखा हुआ है, तो अगर इसके साथ भी लिखते तो कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो कि दोनों आर पे कैसे आ गए, ठीक है। ये जो फाई आर एफ टी है ये वेव फंक्शन का है, और ये जो आर है ये पोटेंशियल का, इसलिए मैंने साथ में नहीं लिखा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अब जरा इस इक्वेशन को ढंग से देखिए, जरा इसको ढंग से देखिए। ये कंप्लीट पोजीशन पे आ गया, मोमेंटम जो मेरा टर्म है, काइनेटिक एनर्जी की जो मेरी टर्म आई वो कंप्लीट किस पे आ गई, पोजीशन पे। और ये मेरी जो मतलब देखो ढंग से देखो,
लेफ्ट हैंड साइड पूरा पोजीशन पे है और राइट हैंड साइड पूरा टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब सर आपने इतना कुछ करवा दिया लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, हम ये काम कर क्यों रहे हैं? तो मैंने शुरू में कहा था वेव फंक्शन निकालना है। तो देखो ये मेरी जो टर्म है, ये मेरी टर्म एक्चुअल में है किसके बराबर? आयोटा एच कट डेल ऑफ एफ टी अपॉन डेल टी 1 बाय एफ टी एफ ऑफ टी बराबर, क्या ये मेरी एनर्जी के बराबर टर्म नहीं होगी? क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब मेरी एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो ये मेरे एनर्जी के इक्वल हुई क्यों नहीं हुई? अगर मैं कंपेयर करूं इसको इससे, इस इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करूं तो इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मेरी ये ई के बराबर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई सर, ई के बराबर। तो आप क्या करेंगे, देखो आयटा एच कट डेल ऑफ एफ टी अपॉन एफ टी को यहीं रखते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, किसको? dt को। यहां पर इनका अगर इंटीग्रेशन करें, इसको भी उधर भेज देते हैं सर, इसको भी उधर भेज दो, भेज दिया तो डेल ऑफ एफ टी अपॉन एफ ऑफ टी माइनस का आयटा एच कट, सॉरी माइनस इधर रख देते हैं, माइनस का ई बाई एच डी टी। आयटा को ऊपर लेंगे तो माइनस का हो जाता है। ये मेरे पास एक तैयार हो गया। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, कर लो, इसका इंटीग्रेशन करें तो ये बनेगा log ऑफ एफ ऑफ टी प्लस, इसमें कुछ नहीं है तो माइनस का आयटा ई टी अपॉन एच कट प्लस, इसमें या log ए ले सकता हूं। अगर log ए को इधर लेके जाऊं मैं तो ये बनेगा log एफ ऑफ टी अपॉन ए ई टी अपॉन एच कट, और कंप्लीट अगर मैं इसका एंटी लॉग लू यहां पर तो एफ ऑफ टी इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए ई की पावर माइनस आयोटा ई टी बाय एच कट। ये एफ ऑफ टी को उठा के मेरा जो वेव फंक्शन माना था, क्या ये वाला पाई आर और एफ ऑफ टी यहां पर रख दूं, यहां पर रख दूं तो मुझे वेव फंक्शन की वैल्यू मिल गई। क्या मिली भाई? ए पाई आर ई की पावर माइनस आइटा ए टी बाई एच कट, ये मेरा वेव फंक्शन निकल गया। तो ये सारा तामझाम हमने वेव फंक्शन को निकालने किया। अब यहां पर मैं आपसे एक चीज बहुत अच्छे से, जो मुझे खुद को अभी थोड़ा रियलाइज हुआ यहां पर, कि देखो जब हम ये सारा तामझाम कर रहे हैं वेव फंक्शन को फाइंड आउट करने का, तो हमने टाइम को लिया है, पोजीशन को नहीं लिया, क्योंकि मेरा जो टाइम है वो हमेशा चेंज होता रहेगा और वेव फंक्शन में टाइम हमेशा चेंज होता रहेगा, ये बात फिक्स है। लेकिन एनर्जी के लिए टाइम क्या है? कांस्टेंट, जब मैंने बात की। अच्छा, यहां पर ये बात भी आ गई। फिर जब मैंने ये निकाला तो ये फाई आर तो अभी भी वही का वही है। तो देखो ये जो मेरा फाई आर है ना, ये वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है, बार बार क्या होगा? चेंज होगा। तो मैं जब क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा ना, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट, तो मुझे टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट देखना ही नहीं है, ना तो टाइम इंडिपेंडेंट देखना है ना टाइम डिपेंडेंट देखना है। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मैं सीधा सीधा ये वाला टर्म यूज करूंगा, ये वाला सीधा सीधा ये लगाना, क्वेश्चन सॉल्व, सीधी सीधी ये लगाएंगे हम। ना तो मैं टाइम डिपेंडेंट देखूंगा ना मैं टाइम इंडिपेंडेंट देखूंगा, मैं सीधी सीधी ये लगाऊंगा, जनरल टर्म का इस्तेमाल करूंगा और क्वेश्चंस को मैं क्या कर लूंगा? सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, ये सब तामझाम क्यों मैंने बताया, इतना सब कुछ ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि श्रोडिंगर इक्वेशन कहना क्या चाहती है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन ये कहना चाह रही है कि जब आपके पास में पोटेंशियल कांस्टेंट हो और पोटेंशियल वन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो, जैसे कि पोजीशन पर, तब आप उस वेव फंक्शन को क्या कर सकते हो? टुकड़ों में, यानी कि सेपरेट कर सकते हो, और सेपरेट करके आप पता लगा सकते हो किसी एक चीज का। जैसे ये टाइम डिपेंडेंट था, मैंने टाइम का पता लगा लिया, पोजीशन पे तो मैं निकाल ही सकता हूं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे जब देखो इस फाई आर टी को अगर आप उठा के यहां रखोगे ना और सॉल्व करोगे तो आपके पास फाई आर की एक वैल्यू आ जाएगी, जिससे मुझे पोजीशन के फंक्शन की भी वैल्यू पता चल जाएगी। तो मजेदार बात ये है। तो श्रोडिंगर साहब हमारा ये बात बोलना चाहते थे, जो कि वो बोलकर चले गए। तो अब हम अपने क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ज्यादा इस पे नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसमें कहूंगा ज्यादा इस पे लोड ना ले, कहां से आया क्यों आया, डेरिवेशन कराना मेरा काम है। जो बड़े डेरिवेशन नहीं होते मैं वो नहीं कराऊंगा, छोटे जो अच्छे से समझ में आ सके मैं वही डेरिवेशन कराऊंगा। ठीक है, चलो तो आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, हम अपनी इस इक्वेशन को भी अभी थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। तो देखिए चलो हमारा एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास लिखा। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा ना, उसमें हमसे क्या कहा गया है कि भाई आपके पास एक वेव फंक्शन है फाई एक्स इक्वल्स टू ए की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमसे कहा गया है कि आपको क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल फाइंड करना है विथ
बाय द हेल्प ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसके अंदर मेरे पास ये भी कहा गया है कि ई नॉट इक्वल्स टू मेरे पास है एच स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन एम। ओके, तो देखो सबसे पहले याद रखना, मैंने आपसे पहले भी कहा था हम जनरल फॉर्म्स का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मेरा अगर ये फंक्शन y जो मेरा फंक्शन है फाई वो सिर्फ पोजीशन पे, तो क्या मैं मेरी जनरल टर्म को ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर, आप लिख सकते हो आराम से, क्योंकि मेरी टर्म तो सिर्फ इसी पे ही है ना, मतलब मेरी टर्म तो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब टाइम पे नहीं है, क्योंकि बात ही की है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। लेकिन सर आपने यहाँ पर आर टी लिखा था, वो क्यों लिखा था? वो मैंने इसलिए लिखा था कि अगर हमारा वेव फंक्शन आर और टी पर डिपेंड हो बट हमारा पोटेंशियल डिपेंड ना हो तो हम कैसे पहचानेंगे? मतलब मेरा वेव फंक्शन तो आर और टी पर डिपेंड हो सकता है, तो फिर मैं कैसे पहचानूंगा कि वो टाइम इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? फिर मैं श्रोडिंगर पोटेंशियल से पहचानूंगा कि अगर पोटेंशियल में सिर्फ पोजीशन है तो वो टाइम इंडिपेंडेंट हो गई, और पोटेंशियल में पोजीशन प्लस टाइम है तो वो टाइम डिपेंडेंट हो गई। ये चीज मैंने बताने के लिए यहाँ पर आर और टी लिखा था। अदरवाइज जब भी आप अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप जैसा वेव फंक्शन दिया हो वैसा ही इसको बना देंगे, ठीक है? याद रखना, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। कोई बच्चा ये ना सोचे सर ने उधर आर टी लिख दिया था अब यहाँ पर एक्स लिख दिया, ये क्या बात हुई? देखो वो आर भी पोजीशन होता है, एक्स भी पोजीशन होता है, ठीक है? याद रखना। तो चलो देखो आप इसके जहां अपने पास वैल्यूज है उठा के रख दो। तो देखो इसको लिख सकता हूं मैं डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। फाई की जगह मैं कितना रखूंगा? ए ई की पावर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स ए ई की पावर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई ए ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा हमेशा मेरी जो एनर्जी की टर्म होती है वो ज्यादातर में कांस्टेंट ही होती है, तो इसको हमेशा हम कांस्टेंट मानेंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको वो आईटा एच का डेल बाय डेल टी में चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, तुम वही पढ़ा रहे, ठीक है? अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, डेल बाय डेल एक्स इस टर्म को, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं, ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखना, आपके पास इसका एक कंप्लीट आंसर आएगा। मैंने इसका सॉल्व किया हुआ ताकि मेरा टाइम थोड़ा बच जाए। ए अल्फा स्क्वायर 2 ई की पावर माइनस अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास यहां पर दे रखा है, ठीक है? ये इसका डिफरेंशिएट होगा, बहुत थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूं, आप ही करके देखिएगा, यही आएगा। तो चलो यही आएगा, तो सर यही आएगा, तो इसको यहां उठा के रखो सर, ठीक है सर, रख देते हैं सर। किसकी जगह? इसकी जगह, ये कंप्लीट टर्म की जगह उठा के रख दो, रख देंगे सर। तो अगर देखो सर आएगा एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, माइनस से माइनस प्लस हो गया, ठीक है? ए अल्फा स्क्वायर आया सर, अगर देखो तो ई की पावर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, हाँ सर कॉमन आ रहा है, लिखा दो सर। चलो एल स्क्वायर 2 प्लस ये माइनस आ जाएगा 2 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास बचेगा। चलो भाई यही बचेगा मेरे पास, ओके यही बचेगा। सो वी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर ए अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नाउ जस्ट डिफरेंशिएट, अगर मैं यहां पर इससे डिवाइड कर दूं ए ई की पावर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, तो देखो मेरे पास यहां पर एक टर्म बचेगी। चलो देखो कैसे बचेगी कि ये कट ये कट ये कट ये भी कट, तो क्या बचेगा? एच कट स्क्वायर अपॉन 2m अल्फा स्क्वायर, ठीक है साहब, अल्फा स्क्वायर बच गया क्योंकि ए तो मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है? 2 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स इक्वल्स टू ई बचा, हाँ सर ई बचा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर थोड़ा इसको ढंग से देखिए कि ये 2 है, देखिए मुझे यहाँ पर पोटेंशियल की टर्म को फाइंड आउट करना है, तो हमेशा याद रखिएगा जो भी हमारी वेरिएबल टर्म होती है उसको हम इक्वल्स टू 0 रखेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमारी वेरिएबल टर्म कौन सी है? तो देखिए वेरिएबल टर्म वो टर्म होती है जो हमारे किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो, किसके सॉरी जिसके अंदर हमारे पास क्या हो? x हो, क्या हो हमारे पास? x हो। तो सर x को कैसे पता करेंगे? तो देखिए सिंपल सी बात है, आप x वाली टर्म्स जितनी होगी उन सबको 0 के बराबर लेंगे, तो पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करो ताकि हमारा काम आसान हो जाए। एच कट स्क्वायर 2m माइनस अल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m 4 अल्फा स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स। तो अब मेरी टर्म्स को देखो, कौन कौन सी टर्म एक्स की है, देखो ये टर्म एक्स की है, तो इस कंप्लीट टर्म को किसके बराबर रख दो, जीरो के बराबर। तो कंप्लीट टर्म को जीरो के बराबर रखूंगा तो वी एक्स तो मेरा ये रहेगा, ये माइनस का उधर जाएगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा की पावर 4 एच का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। चलो साहब, अब अभी हमने यहां पर कुछ लिखा है एच का स्क्वायर, सॉरी एच का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इसको अल्फा की पावर 4 को मैं अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। तो देखो ये जो मेरी टर्म है ये तो मेरी ई नॉट है, बिल्कुल सर ई नॉट है, ठीक है साहब, मेरी क्या हो गई, ई नॉट हो गई, हाँ साहब ई नॉट हो गई। चलो तो एक्चुअल में यहाँ 4 अभी आएगा, ठीक है, 2 से 2 गया तो 2। अब अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये मेरा बनेगा 2 ई नॉट अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या मुझे यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट हो गया, बिल्कुल। मुझे कहा था कि भाई साहब आप फाइंड आउट करना आपको पोटेंशियल, तो मैंने यहाँ पर पोटेंशियल को क्या किया, फाइंड आउट कर दिया। आपको समझ आया कि पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट हुआ, हमने क्या किया, एक वेव फंक्शन लिया, उसको श्रोडिंगर इक्वेशन में लिया, उसको सॉल्व किया और हमारे पास पोटेंशियल आ गया। तो ये तो सिंपल सा तरीका इसको सॉल्व करने का, ज्यादा कोई बड़ी मैथमेटिक्स देखो हमने यहाँ पर नहीं लगाई है, सिंपल सा कह देता हूं मैं, ये बहुत छोटे क्वेश्चन से बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे इस चैनल को, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए कंटेंट ला सकें। अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमारे पास पोटेंशियल भी क्या है, गिवन है, Vx इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और हमारे पास बोला गया है फॉर अ पार्टिकल ऑफ अ मास m इन द वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फॉर्म Vx half m omega square x square, the first excited energy given state is psi x equals to x e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। और हमसे कहा गया यहां पर फाइंड करो भाई ए की वैल्यू, तो चलो ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मैंने कहा था आपके पास वेव फंक्शन होना चाहिए, कुछ भी कर सकते हो आप। तो देखो माइनस का एच का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स प्लस वी एक्स साई एक्स इक्वल्स टू ई साई एक्स। बात खत्म, कुछ मत करना, वैल्यू को रखो, सॉल्व करते हैं, रखो भाई वैल्यू को। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर एक्स ई की पावर एल एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें u इंटू वी लगाएंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ताकि हमारा काम हो जाए। आप इसको करके देखना डिफरेंशिएट, इसका आएगा माइनस का 2ax ई की पावर ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax ई की पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एक्स क्यूब ई की पावर ए एक्स स्क्वायर। चलो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आएगा। आपको कोई अपने शायद कोई सोच रहा होगा कि यार सॉल्व ही करवा दो, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ये तो छोटे मोटे डिफरेंशिएशन है, ये तो आप लोगों को आते ही है। उठा के रख दो वैल्यूज, रख दी सर, उठा के वैल्यू लो, रख देते हैं, रखा। इसको जैसे ही इसकी वैल्यूज उठा के रखोगे यहाँ पर, और ये हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है 1/2 m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, हमारे पास ये भी आएगा, ठीक है। कंप्लीट इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, बहुत मजा आएगा देखना भी। माइनस का थोड़ी इक्वेशंस बड़ी हो जाएगी तो मैं कुछ स्टेप्स को क्या कर दूंगा, स्किप कर दूंगा। तो ये माइनस का 2ax ई की पावर ए एक्स स्क्वायर माइनस का 4ax ई की पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एक्स क्यूब ई की पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स की जगह हाफ m ओमेगा स्क्वायर, एक x ऑलरेडी है, देखिए 5x के अंदर भी एक x है तो ये एक्स क्यूब बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा, e की पावर क्या बनेगा, माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। चलो भाई साहब देखिए सब में ए की पावर ई एक्स का स्क्वायर को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। तो देखो इसमें से यहां पर डिफरेंशिएट करूं तो ए ई की पावर जो हमारे पास है एक्स डॉट ई एक्स स्क्वायर, जो हमारा ये कट रहा है, कंप्लीट कट रहा है, इसमें से देखो सब टर्म में कॉमन है, तो ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। इसमें x भी जाएगा साथ में, मतलब एक x यहां से जाएगा, ये भी x गया, ये भी x गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। तो जो जो बचा आप उसको लिखो, h का स्क्वायर बाई 2m। तो हमारे पास देखो यहाँ पर 2a बचेगा सिर्फ, क्योंकि ये तो टर्म कैंसिल हो गई, हाँ सर। यहाँ पर हमारे पास 4a बचेगा है क्योंकि ये टर्म कैंसिल हो गई, हाँ सर।
यहाँ पर हमारे पास 4a² x² बचेगा क्योंकि ये टर्म कैंसिल हो गई। हाँ सर, चलो 1/2m ओमेगा² x² बचेगा यहाँ पर, ठीक है सर। और यहाँ पर क्या बचेगा, e बचेगा। अब हमारा वही काम, हमको क्या करने का, हमको इसको 0 के बराबर रखना है। कौन सी टर्म्स को, x वाली टर्म्स को रखेंगे, अभी x वाली टर्म्स को 0 के बराबर, ठीक है। तो चलो रख देते हैं, जो हमारा वेरिएबल पार्ट होगा उसको हम 0 के बराबर रख देंगे। तो अब मुझे इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। अगर आप ढंग से देखो तो मेरी x वाली टर्म्स कौन कौन सी बनेगी, एक तो ये बनेगी और एक ये बनेगी। इसका मतलब इन टर्म्स का मेरा कोई काम नहीं है। तो मैं अगर इसको यहां लिखूं तो ये 2 से 2 कैंसल, तो ये बनेगा h² अपॉन m, सॉरी यहाँ पर 2ax² प्लस 1/2 m ओमेगा² x²। समझ आया? चलो अब मैंने कहा था इसको हमें किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रख दो, 0 के बराबर। अब 0 के बराबर रखने का मीनिंग ये होता है कि भाई जैसे ही मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा, ये x² कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, x² m 2a² अपॉन m इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा²। चलो समझ आ रही है मेरी बात? हाँ आ रही सर, आ रही है। इस देखो अब हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें सिर्फ ए निकालना है, तो जो नहीं चाहिए उसको भेज दो उधर, तो भेजो भाई। तो देखो 2 से 2 4, m से m² ओमेगा², 2 का 2 4, h कट का स्क्वायर, ये भी क्या हमारा स्क्वायर। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, m ओमेगा अपॉन 2h कट। ये मेरे पास क्या निकल गई, a की वैल्यू निकल गई। तो इसी तरीके से हमारे पास में सारे श्रोडिंगर इक्वेशन के क्वेश्चंस आते जाएंगे और हम उनको क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, और हमारे पास से करंट आंसर्स निकलते जाएंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पे ही हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, हद से हद क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि भाई या तो आपको पोटेंशियल गिवन होगा, फंक्शन गिवन होगा और ऐसा कुछ फाइंड आउट करने के लिए कह देगा, या फिर आपको कुछ कोई एक आध एक्स्ट्रा चीज दे देगा। तो उस एक आध एक्स्ट्रा चीज के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ही कहूंगा आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ताकि डे बाय डे जैसे ही आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो आपको ये सब करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देकर जा रहा हूं, जो आप अगर आप ट्राई करना चाहो तो जरूर ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, मतलब मैं काफी ढूंढ के लाता हूं आपके लिए क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके पास एक फंक्शन दिया है फाई एक्सपोनेंशियल exp। एक बार इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी होगा लेकिन आपके एक बार में सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे। cos h √2x, ये वाला एक क्वेश्चन है। इसमें हमसे एक मजे की बात बोली गई कि h कट 1 दिया गया और m भी कितना दिया, 1। मतलब ये टर्म आपकी पूरी खत्म हो जाएगी, सिर्फ 1/2 बचेगा। तो यहाँ पर h कट की जगह 1 रखना और m की जगह कितना रखना, 1 रखना, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा कि आपने सॉल्व किया कि नहीं किया। नहीं हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं जरूर आपको करके दूंगा। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।